सो अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एस चंद की बुक लखीम सिंह जी की जो है, ठीक है, लखीर सिंह जो भी है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो एस चंद की बुक है ये अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है स्कूल में भी आपके, ठीक है। इसके पहले जो बुक्स थी उसमें एक्सटेंसिवली आपको ये सारी चीज़ें नहीं कवर करनी होती थी, लेकिन इस बुक में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कवर करने को मिलेगी, बहुत सारे फैक्चुअल्स डाटा इसमें मिलेंगे। उसके बाद ये थोड़ा एक्सटेंसिव लगता है क्योंकि इसमें वर्ड्स यूज हैं, ये थोड़ा एनसीईआरटी प्लस और भी है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। एक बार आप इस बुक को पढ़ लोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी आगे की क्लासेस में कभी भी दिक्कत होगी। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है, अभी तो जो क्लास 7 से क्लास 8 में मूव करेंगे उनको ये बुक प्रोवाइड किया जाएगा। तो एज अ ये जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, ये टोटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ये जस्ट एक मेरा डेमो वीडियो है, ठीक है। मैं सबको ये शेयर कर दूंगा, आप लोग भी देख लेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को होम ट्यूशन ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर आप लोग क्यूरियस होंगे या अगर आपको इच्छा होगी तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्लास, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्लास है क्योंकि लखीम क्या बोलते हैं, ये जो एसचंद की बुक है ना ये इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव कवर होना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है। और इस बार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो कि नई इम्प्रूवमेंट हुई है उसके तहत ये सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसको प्लान किया गया है, ठीक है। तो ये जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी रिवॉल्यूशन आई थी तो सबसे पहले एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आई थी। उसके पहले जो इंसान थे 10,000 अगर बीसी की बात करें, उससे पहले जो इंसान थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो जनरली हंटर और गैदरर्स थे। वो क्या करते थे, जंगलों में जाते थे, फूड को इकट्ठा करते थे, जो उनको मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। आफ्टर 10,000 बीसी ऐसा माना जाता है कि जो सोसाइटी थी मेल और फीमेल, तो बोला जाता है कि जो वीमेन थी, जो मेल थे, वो जंगलों में जाते थे, अपने शिकार को पकड़ते थे और वो इकट्ठा करने के चक्कर में रहते थे। लेकिन जो वीमेन की सोसाइटी थे वो घर पे काम काज करते थे। उन्होंने ही सबसे पहले ये देखा कि कैसे एक सीड ग्रो हो रहा है, और ऐसा माना जाता है कि जो वीमेन है उसने ही कंट्रीब्यूट किया था एग्रीकल्चर। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही देखा था कि कैसे एक सीड स्प्राउट हो रहा है और उसको वो ग्रो कर रहा है। उसको उन्होंने देखा, उसको कॉपी किया और फिर उस प्रैक्टिस को दोबारा उन्होंने क्या किया, उसको प्रैक्टिस किया और इस तरह एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 10,000 बीसी से पहले बात करें, 10,000 ईयर्स पहले की बात करें, तो उस समय इंसान हंटर और गैदरर्स थे, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ। सबसे पहले डॉग्स का डोमेस्टिकेशन हो गया, उसके बाद गोट का, उसके बाद सीप का, उसके बाद बहुत सारे बफेलोज काउस के डोमेस्टिकेशन हुए। इनका भी बहुत अहम योगदान है हमारे एग्रीकल्चर में। तो ये जो पहला हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्या अंतर पड़ता है एक क्रॉप और एक प्लांट में। जब मैं बोलता हूँ कि एक क्रॉप है या एक प्लांट है तो भाई दोनों में अंतर क्या है। तो क्रॉप तब बोलेंगे ना जब किसी एक एक एरिया है, उस एरिया में बहुत सारे एक ही टाइप्स के प्लांट्स को ग्रुप करके ग्रो किया जाए, उसको हम लोग क्रॉप बोलेंगे। और किसी इंडिविजुअल प्लांट्स को अगर ग्रो किया जाए या एक ट्री को ग्रो किया जाए तो उसको हम लोग प्लांट्स या ट्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एक ग्रुप ऑफ ट्रीज, जैसे आपके पास ऑर्चार्ड होगा, जैसे बागवानी बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं गार्डन है, तो जैसे एक लीची का गार्डन है, ठीक है। लीची आप लोगों ने सब देखा होगा, किसी के पास लीची का बगान है। अगर वो लीची का बगान है इसका मतलब क्या कि उस बगान में सिर्फ क्या है, लीची है। तो क्या सिर्फ वहाँ एक पेड़ है, नहीं, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ठीक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में। तो इस इंडिविजुअल चैप्टर्स में हम ये डिस्कस करने वाले कि कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और आखिर क्रॉप को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मैन हो, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनको ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसके पास फूड नहीं रहेगा तो आखिर वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेगा। हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। एरोबिक हम लोग जानते हैं कि वैसे प्लांट्स पौधे जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो एनारोबिक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है उसको फूड चाहिए ही होगा, और फूड चाहिए होगा तो इसका मतलब उसके अंदर रेस्पिरेशन होएगा, ठीक है। या तो एनारोबिक होएगा या तो एरोबिक होएगा, ठीक है। कुछ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जैसे सल्फर बैक्टीरियाज,
ठीक है। वो क्या करते हैं, केमिकल से ही अपना एनर्जी बनाते हैं। वो आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे। तो हम बाय द वे जनरली यूजुअली हम क्या जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको फूड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अगर उसको प्रोसेस करना है या मैकेनिकल जो भी उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उस सब को ऑपरेट होने के लिए फूड चाहिए ही चाहिए। द ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। सो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस वाटर होता है, और क्या होता है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल पे जब उसका सनलाइट का जब एक फोटोन या लाइट उस पर अटैक करता है तो उसको फिर वो यूज करके फिर ग्लूकोज बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं और जो बाई प्रोडक्ट वेस्ट जो निकलता है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, लेकिन फॉर प्लांट्स दैट इज बाई प्रोडक्ट। और क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है प्लांट्स के द्वारा, लेकिन हमारे लिए ऑक्सीजन क्या है, यूजफुल है। तो ये सारी प्रक्रिया हम लोग देखे थे, ठीक है। Man and other animals cannot make food by photosynthesis from carbon dioxide gas and water by using sunlight energy। ठीक है, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो क्लोरोफिल नहीं है, हमारे पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि हमारे दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होते हैं और एक एनिमल सेल होते हैं। दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जैसी चीज नहीं पाई जाती है। फिर कोई लड़का बोलेगा अच्छा सर एक बात बताइए, अगर किसी एनिमल सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट डाल दिए तो क्या हम लोग फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स ही अलग है। हमारी जो जेनेटिक लेवल की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अगर कोई क्लोरोप्लास्ट अगर मैन में एनिमल सेल में डाल दिया जाए तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बनावट उस तरह की नहीं, वो डिजाइन उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो मैन जो होते हैं क्या वो खुद अपने से प्रोड्यूस करते हैं? कहने का मतलब ये नहीं। अब बोलोगे कि नहीं सर हम हमारे घर में तो मम्मी खाना बनाती है, किचन में जाके बनाती है, ठीक है। हम तो बोलते हैं हम तो खाना खुद बनाते हैं, उसकी बात नहीं, हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम किचन में भी खाना पकाते हैं तो हम वीट हो गया, सब्जी हो गया, ये तो हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे ही, है ना। ये नहीं कि हम खुद ही प्लांट्स प्रोड्यूस करें, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो बाकी लाते हैं उसको फूड, मम्मी बनाती है, पकाती है, उसके बाद हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो हम क्या है, डिपेंड है किस पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड है फॉर मीट, ठीक है। तो हम एक दूसरे एनिमल्स पे निर्भर है फॉर फूड के लिए। They need ready-made organic food nutrients like carbohydrates, fats, proteins, etc. for their growth and development. Man obtains his food from plants as well as animals. तो हम क्या है भाई, पौधे को भी खाते हैं, उसके घास को खाते हैं, जो जानवर देखे होंगे आप, herbivores होते हैं, carnivores होते हैं। In other words, man has to grow plants and rear animals to meet his requirements of food. Many types of plants are grown on a large scale in vast fields because the food grains produced by them are consumed in large amounts. Wheat and rice are the two common examples. These are called food grains. अब देखिए ये food grains जो है ना, ये डिपेंड करते हैं स्टेट बाय स्टेट। एक होता है स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या बोलते हैं, किसी एरिया में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है। तो हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, ये हमारे यहाँ सबसे कॉमन है ना। लेकिन अगर किसी स्टेट में चले जाए जहाँ राइस और वीट की खेती नहीं होती होगी, वहाँ किसी दूसरे क्रॉप की खेती ज्यादा होती होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ इंडिया ले जाए, साउथ इंडिया की बात की जाए, जैसे राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा की खेती होती है, ठीक है। वहाँ का जो स्टेपल फूड है वो बाजरा है, ठीक है। साउथ इंडिया में आप कर्नाटका रीजन में जाओगे, वहाँ का स्टेपल फूड फिंगर मिलेट है, जिसको हम लोग अपने कॉमन रीजन में मड़ुआ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ वो सबसे स्टेपल फूड है, क्योंकि वो जो क्रॉप है वहाँ एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है, उस क्लाइमेट के लिए वही सुटेबल क्रॉप है, तो वहाँ के लिए वो स्टेपल फूड हो गया। उस तरह हमारे लिए स्टेपल फूड क्या है बताओ? वीट और राइस, ओके। सो ये क्या है, एक कॉमन फूड ग्रेन्स है। इन एडिशन टू फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर आल्सो ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। अब देखो सिर्फ दाल चावल खाने से तो जिंदगी गुजर नहीं जाएगी, है ना। हमारे शरीर में कुछ होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो दाल से कुछ अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं, ठीक है। पल्सेस से कुछ अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी की सारी जरूरतों को सिर्फ दाल चावल ये नहीं कर पाएंगे। दाल चावल हर हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें अलग से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कंज्यूम करना पड़ता है ना। और वो भी हमारे फूड की क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है,
ठीक है। सो द एनिमल्स सच एज काउ बफेलो आर reared to obtain milk, whereas goat, fish and hen are reared to get meat and eggs. In this chapter we will study the different practices of obtaining food from both plants as well as animals. Before we go further, we should know the meaning of the word crop. This is discussed below. तो मैंने बताया अभी crop और plants में क्या डिस्कस है, सेम वही चीज लिखा हुआ है। When the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain foods like cereals, wheat, rice, maize, pulses, vegetables and fruits etc. is called क्रॉप। तो वही है भाई कि एक प्लांट को उगाए तो प्लांट है, और उसी के साथ बहुत सारे उसको लार्ज स्केल पर लगा दिए तो वो क्या बन गया, क्रॉप बन गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड्स आर दैट ऑफ व्हीट। समझेगा, ये व्हीट का एक सैंपल दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है साइड में, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। देखो ये जितने भी वीट्स है वो सब इस एरिया में ग्रो किए गए हैं, यहाँ एक नहीं है, बहुत सारे सेम काइंड ऑफ पे वीट किए गए। वो पास में जो पेड़ है क्या उसको हम बोल सकते हैं क्या, ये जो पास में जो पेड़ है क्या इसको हम बोल सकते हैं ये क्रॉप है, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही है ना। अब देखो क्रॉप को हिंदी में फसल बोलते हैं, इसमें क्या दिमाग लगाना है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड्स बाय फार्मर। देखो ये एस चंद का बुक है ना, ये क्या है कि बहुत देखो कितने अच्छे से इसको ये इन्होंने पूरे ये क्या बोलते हैं इसको डिजाइन किया है। साइड साइड में जो कॉमन यूज होता है ना उसको हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा है मतलब इंग्लिश में लिखा है। जैसे फार्मर्स को किसान बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं कि क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, तो हिंदी में थोड़ा ब्रैकेट में दिया है। एग्जाम्पल्स देखो, सीरियल्स क्रॉप्स, वीट हो गया, पैडी हो गया, राइस हो गया, मेज मक्का, मिलेट जो भी बाजरा जवार आप लोग खाते हैं, बार्ले बल्टाउन जिसको बोलते हैं। फिर पल्सेस में हो गया चना, मटर, बीन्स, ऑयल सीड्स, सरसों, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ये सब देखा होगा तुम लोगों ने। फिर वेजिटेबल्स में टोमेटो हो गया, कैबेज, कैबेज कौन सा, बंदा गोभी, स्पिनच साग, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स, बनाना, केला, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज एप्पल, ये सब क्या है, ये सारे क्रॉप्स है। अब देखो दो टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं ऑन द डिपेंड ऑन द ग्रोइंग सीजन। अब देखो हमारे इंडिया में कितने तरह के सीजन है, जनरली 3 होते हैं, ठीक है। क्या ऋतु बोलते हैं, 3 ऋतु होती है, वर्षा ऋतु और क्या बोलते हैं उसको, ये फिर विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी हो गया, ये जनरली 3 होते हैं। अब इसको हम लोग क्या किया कि इसको फिर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सीजन्स। सो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल ए क्रॉप में ग्रो वेल इन रेनी सीजन ड्यूरिंग समर बट इट मे नॉट ग्रो वेल इन विंटर सीजन। तो कोई क्रॉप है जो कि समर सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है लेकिन वो विंटर सीजन में ग्रो नहीं कर सकता। उसी प्रकार कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं लेकिन समर सीजन में ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं और एक रबी क्रॉप्स बोलते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वैसी फसलें जो कि बरसात के मौसमों में सोविंग की जाती है, सोविंग का मतलब होता है बुआई, प्लेसिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल दैट इज कॉल्ड सोविंग। मतलब एक सीड को एक सॉइल में जब डालते हो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई सीड या कोई क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उसको बुआई करें उसको क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप्स। तो कुछ एग्जांपल बताओ क्या क्या होते हैं, क्या क्या एग्जांपल होंगे। क्या धान को करते हैं रेनी सीजन में, बिल्कुल करते हैं। और कोई बताओ। तो जनरली रेनी सीजन इंडिया में कब होता है, जून से सितंबर के बीच में क्या होता है, रेनी सीजन होता है। हम तो जानते हैं कि मानसून जो होता है हर साल जून के महीने में आता है, कभी बाद में आता है कभी पहले आ जाता है, लेकिन प्रॉपरली जून में आता है। उसको लेट मानसून, अर्ली मानसून बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली केरला में 7 जून को हिट करता है, 6 जून को हिट करता है, फिर केरला के कोस्ट पे फिर धीरे धीरे वो नॉर्थ इंडिया में अपने प्रेशर के हिसाब से वो पहुंचते रहता है, ठीक है। तो जून से सितंबर का जो महीना होता है वो जनरली रेनी सीजन होता है इंडिया के लिए। उसी तरह सोविंग फॉर खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन जून जुलाई में शुरू हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून कब हिट करता है, उसी समय। तो साउथ वेस्ट मानसून है जून को हिट करता है, फिर वो धीरे धीरे चलता रहता है। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्ट द एंड ऑफ मानसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर। अब जून में खत्म होता है और इसका जो हार्वेस्ट होता है वो सितंबर तक खत्म हो जाता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स है जैसे धान हो गया, मकई हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन जिसको कपास बोलते हैं जिससे रुई बनता है। द खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को ही कभी कभी क्या बोलते हैं, गर्मी सीजन का क्रॉप बोलते हैं या समर क्रॉप बोलते हैं। प्लीज नोट दैट पैडी इज राइस स्टिल इन द हस्क, सो पैडी क्रॉप गिव्स अस राइस। इन अदर वर्ड्स पैडी इज राइस क्रॉप। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडी और राइस। अब बोलोगे सर पैडी राइस तो एक ही है, हिंदी में इसको धान बोलते हैं इसको चावल बोलते हैं, क्या दोनों में कोई अंतर है? हाँ बहुत अंतर है। जब तुम लोग देखे होगे जब पैडी की जब मिलिंग होती है
हम लोग के गांव में तो आती है पैडी मिलिंग, घर पे ही आती है। तो अब जब धान की कुटाई जब होती है ना, तो देखना सबसे पहले जब अनाज को जब मिल में डाला जाता है तो उसके साथ एक हस्क होता है ना। जब चावल के ऊपर वो जो हस्क होता है ना भूरा कलर का, जिस जो कि बाद में भूसा निकलता है, तो जब तक वो भूसा जो है ना चावल के साथ चिपका हुआ है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, पैडी बोलेंगे, उसको बोलते हैं हस्क, ठीक है। और अगर मिलिंग के बाद अगर वो हस्क बाहर निकल जाता है और सिर्फ चावल का एक दाना रहता है ना, उसको हम लोग राइस बोलते हैं। समझ में, ये सबसे बेसिक डिफरेंस होता है पैडी और राइस में। पैडी इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब देखो धान का जो खेत है ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। समझ जाओ कि जब तुम 1 kg ऑफ राइस कंज्यूम करते हो ना तो कम से कम 5000 ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि जनरली रेनी सीजन में ही होता है और उस एरिया में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है जहाँ बारिश या बाढ़ के खतरे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसको वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, वाटर सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो ये जो क्रॉप है वो सबसे ज्यादा उस रीजन में ही ग्रो करेगी जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। Paddy cannot be grown in the winter season because water available in winter is much less. On the other hand, if wheat is sown in the kharif season, it will not grow well. This is because wheat plants cannot tolerate too much of water of the rainy season. अब देखिए पैडी का कैरेक्टर्स अलग है, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। वीट है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। समर सीजन में पैडी को ग्रो करा सकते हैं, विंटर सीजन में वीट को ग्रो करा सकते हैं। वीट को कम पानी चाहिए होता है और उसको स्प्राउटिंग के लिए उसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो भी बहुत कम चाहिए होता है। अगर रेनी समर सीजन में अगर वीट को ग्रो कराए तो हो सकता है वो अंकुर फेंक दे, स्प्राउटिंग आ जाए, लेकिन वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। एक तो उसको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है जो कि समर सीजन में मिलेगा नहीं, ठीक है, टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्प्राउटिंग के लिए, ठीक है। उसके बावजूद उसको वाटर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ा कम चाहिए होता है लेकिन टाइम टाइम पे चाहिए होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेजेस होती है क्रॉप्स की, प्लांट्स की, तो उस स्टेजेस पे क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप वाटर चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा फ्लड कर दो ये पैडी की तरह, तो उस तरह फसल बर्बाद हो जाएगी, किसकी, वीट की। सो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो वैसे क्रॉप्स तो क्या क्या हम लोग सीखे अभी, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होंगे जिसको रेनी सीजन के दौरान सोविंग किया जाता होगा, और जनरली उसका टाइम पीरियड क्या होता है, जून से सितंबर का, ठीक है। जनरली इसको कौन सा क्रॉप बोलते हैं, समर क्रॉप। और रबी क्रॉप किसको बोलेंगे, वैसे क्रॉप जिसको विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, लिंसीड हो गया। तो ये सारे क्या थे, बेसिक डिफरेंसेस थे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट और सीजन के अनुसार क्रॉप्स दो टाइप्स के डिवाइडेड थे। अब देखिए वैसे लोग जो अपने घर पे हमेशा नहीं रहते हैं और हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोमैड्स बोलते हैं, ठीक है। और वेंडरर्स, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नोमैड्स को, अरे कुछ लोग होते हैं ना जैसे बकरी चराने गए, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। जनरली ये कश्मीर में तुमको देखेंगे, कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश के एरिया है ना, ठीक है। यहाँ जनरली क्या होते हैं कि जो भेड़ की जो बहुत सारे भेड़ के जो फार्मर्स होते हैं, बहुत सारे भेड़ का डोमेस्टिकेशन किए होते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। उनको जनरली नोमैड्स बोलते हैं, वेंडर्स बोलते हैं। इसका हिंदी नाम हमको याद नहीं आ रहा है, आता है तो मैं बताता हूँ। टिल अबाउट 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक। तो मैं अभी क्या बताया था, जब स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि 10,000 BC से पहले लोग क्या थे, नोमैडिक थे, ठीक है। मतलब हंटर गैदरर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते, किसके लिए, फॉर फूड। और वो कब घूमते थे, ग्रुप में घूमते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। These nomadic people ate raw fruits and vegetables found in nature and start hunting animals for food. Later they settled near the source of water such as rivers and cultivated land to produce wheat, paddy and other food crops. This is how agriculture was born. The growing of plants in the fields for obtaining food like wheat, rice, etc. is called agriculture. Agriculture is called खेती बाड़ी, कृषि in Hindi. We will now describe the various agricultural practices in the नेक्स्ट क्लास। ओके, तो वही था जो शुरू के स्टार्टिंग लेक्चर्स था, वो आगे यहाँ लिखा हुआ है कि जो 10,000 BC से पहले लोग क्या थे, वो नोमैडिक थे, हंटर गैदर्स थे। जो उनको मिलता था वो फॉरेस्ट में जो मिलता था उसको वो खाते थे, फिर वहाँ खत्म कर लिए तो फिर दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। लेकिन जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, जब एक जगह लोग सेटल होने लगे, तभी क्या हुआ, एक फैमिली बनी, फिर उसके बाद सोसाइटी बनी, फिर उसके बाद एक सिविलाइजेशन बनी। फिर हम हिस्ट्री और सिविक्स की क्लास में समझेंगे कि सिविलाइजेशन 4 तरह की ग्रो हुई थी उस समय, ठीक है। जिसको एक इजिप्ट का सिविलाइजेशन हुआ था, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, और एक वांग रिवर चाइना में ये हुआ था, और एक और है जो कि क्या बोलते हैं ईरान के पास, ठीक है, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स जो रिवर था उसके पास। तो जनरली उस समय इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में 4 सिविलाइजेशन थे जो कि एग्रीकल्चर के बाद ही ये सारे क्या हुए थे, ग्रो किए थे या इमर्ज हुए थे,
है ना। तो बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।